यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। इसके अंतर्गत हमने आपको अभिवृत्तियों अवधारणाओं के बारे में बताया था कि अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं और अवधारणाएं क्या होती हैं। साथ में हमने इनके अनुप्रयोग को भी बताया था कि अभिवृत्तियाँ जो हैं 7 हैं और अवधारणाएं 5 हैं। ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसी के अंतर्गत हम आपको इसके प्रश्नावली के संबंध कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिया था। आज जो शेष क्वेश्चन बचे हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए जैसे कुछ दिया गया है क्वेश्चन कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी विद्यमान है तो ए और बी के बीच की स्थिति स्थित होता है। जैसे दो भिन्न बिंदु हैं ए और बी, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर अगर दो भिन्न बिंदु हैं, ए एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, ये बिंदु ए और बी दिया है और कह रहा है कि अगर दो भिन्न बिंदु दिए रहते हैं तो उस स्थिति में तीसरा बिंदु विद्यमान होता है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यामितीय रूप से देखा जाता है कि अगर दो रेखाएं दी गई हैं या दो बिंदु दिए गए हैं तो दो बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं इस रूप में, ऐसे मिला लें और ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से एक चाप यहाँ पर लगाया जाए, यहाँ पर दूसरा चाप यहाँ पर लगाया जाए और एक यहीं से एक चाप यहाँ पर, एक दूसरा चाप यहाँ से, एक चाप इस रूप में लगाएं, दूसरा चाप इस रूप में लगाते हैं, एक बिंदु से यहाँ पर चाप लगाते हैं, एक बिंदु पर यहाँ पर चाप लगाते हैं। तो अगर इस रेखा को यहाँ पर मिला दें तो मिलाने पर जो ये रेखा जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु क्या होता है, ए बी का मध्य बिंदु होता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, यानी ए बी में ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, यानी ये बिंदु दिए रहने पर तीसरा बिंदु अगर सी है जो ए बी के मध्य स्थित होता है तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं कि ए बी क्या है, वो ए बी का मध्य बिंदु सी है। लिखा जाएगा ए बी का मध्य बिंदु सी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी कोई दो बिंदु अगर दिया रहता है तो सी उसके मध्य में स्थित होता है, इसलिए सी को हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ कम से कम एक ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा में स्थित है। जैसे मान लो 3 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, 3 बिंदु है जो एक रेखा में स्थित नहीं है, ये बी सी इस रूप में स्थित है। तो अगर देखा जाए तो यूक्लिड के नियम के अनुसार यदि 3 बिंदु अगर एक रेखा में स्थित नहीं होते तो ऐसे बिंदु क्या होते हैं, असमरेख कहलाते हैं। इनको हम समरेख नहीं कहते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि यदि 3 बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं होते हैं तो ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं, ऐसे बनी आकृतियां जो होती हैं वो त्रिभुज का निर्माण करती हैं और इन्हें हम असमरेख बिंदु भी कहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये असमरेख बिंदु हैं। ये यूक्लिड के नियम के अनुसार हम इनको सत्यापित किए हैं कि अगर 3 बिंदुओं को, एक बिंदु है ए बी, यानी ए को बी से मिलाया और बी को सी से मिलाया तथा सी को ए से मिला देते हैं तो इनके द्वारा एक आकृति का निर्माण होता है जो आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि यदि 2 बिंदु ए तथा बी के बीच में एक तीसरा बिंदु स्थित है,
अगर ये तो तीसरा क्वेश्चन होता है। चौथा क्वेश्चन होता है कि यदि ए और बी के बीच में एक रेखा ए है, ए बी है, ए बी के बीच में एक तीसरी रेखा, तीसरा बिंदु सी है, तो ए बी रेखा के बीच में एक तीसरा बिंदु सी स्थित होने पर कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि ये आकृतियों को खींचकर बताइए कि ऐसी क्या है, ए बी बटे 2 होती है। तो जब एक रेखा हम खींचते हैं एक ए बी रेखा खींचा, इसके बाद ए बी के बीच में एक बिंदु सी लिया, तो यहाँ पर देखा जाता है कि यदि कोई रेखा ए बी के बीच में एक बिंदु सी दिया है, तो उस स्थिति में हम क्या लिखते हैं, ए सी बराबर बी सी। ए सी रेखा बी सी रेखा के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी के होगा। और इसी प्रकार ए बी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए सी के। ए सी में ए सी जोड़ दें 2AC, तो ए सी बराबर ए बी बटा 2। इसका मतलब क्या है कि इससे स्पष्ट होता है, स्पष्ट है कि ए बी रेखा का मध्य बिंदु सी है, अतः ए सी बराबर ए बी बटा 2 होता है। इस रूप में हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस रूप में हल कर सकते हैं। नोट दिस, इसको लिख लीजिए जल्दी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में किया गया है, इनको हमें ज्ञात करना है कि किस रूप से हम यूक्लिड के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, प्रश्न संख्या 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 की आकृति है AB और इसका मध्य बिंदु C है, यह बताया गया है। तो रेखाखंड एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। जैसा यह रेखाखंड है, इस रेखाखंड का केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। यह कैसे होगा, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो जैसा हम जानते हैं कि क्या है, सी रेखा AB का मध्य बिंदु है, तो इस स्थिति में AB बटा 2 बराबर AC। जब AB का मध्य बिंदु C है, तो AB रेखा क्या है, वो आधी हो जाएगी, यानी AC रेखा। यानी AC रेखा क्या है, वो एक AB बटे 2 है। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 2 से इधर गुणा कर दीजिए, तो AB बराबर 2AC के होगा। AB बराबर 2AC के होता है। तो जब AB बराबर 2AC के होगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, AB बराबर AC प्लस AC। 2 बार हम लिख सकते हैं, AC प्लस AC लिखा जा सकता है, क्योंकि 2x बराबर x प्लस x होता है। तो वैसे 2AC बराबर AC प्लस AC। AC में AC जोड़ा जाएगा तो 2AC के बराबर होता है। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि
ए बी रेखा, यानी यह रेखा इस रेखा की क्या है, आधी है। तो इस दशा में हम जानते हैं AC बराबर BC, AC रेखा BC रेखा के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि AB का मध्य बिंदु C है, इसलिए ये रेखा इस रेखा के बराबर हुई। अब यहाँ से AC के स्थान पर हम BC रख देंगे, तो AB बराबर AC प्लस BC। तो कहा जा सकता है कि AC और BC का योग जो है वो AB के बराबर है, इसलिए इसमें क्या हो सकता है कि AB का मध्य बिंदु C होता है, क्योंकि AB बराबर AC प्लस BC के होता है। इसलिए AB रेखा क्या हो सकती है, AC प्लस BC के बराबर हो सकती है। अतः AC क्या है, यानी AB का मध्य बिंदु C होता है। नोट दिस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जो दिया गया है, उस क्वेश्चन में दिया है एक रेखा खींची गई है, रेखा है इस तरीके से A और B C और D, इस तरीके से एक रेखा दी गई है। एक रेखा AD एक रेखा है जिस पर दो बिंदु B और C स्थित है। इस तरीके से कहा जा सकता है। इसको रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, AD एक रेखा है, रेखा के बीच में दो बिंदु B तथा C स्थित है, ऐसे पढ़ेंगे। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है AB बराबर CD। AB रेखा CD रेखा के बराबर हमको सिद्ध करना है कि ये AB रेखा CD रेखा के बराबर है। अब इन्हें कैसे सिद्ध किया जाए, चूंकि AB रेखा CD रेखा के बराबर है और एक चीज दिया है कि AC बराबर है DB, ये ज्ञात है। सिद्ध करना है कि AB CD के बराबर है। ऐसी स्थिति में हम करते क्या हैं, जो दिया है उसी के अनुसार हम इसको लिखते हैं। जैसे AC बराबर क्या होगा, AC का मध्य बिंदु क्या है, B। AC का मध्य बिंदु B है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस CD BC। यह रेखा इस रेखा का योग किसके बराबर है, इस पूरी रेखा के बराबर है। कैसे दिया है, AC क्या है, वो BB के बराबर है, तो AC का मध्य बिंदु B है, इसलिए AB BC का योग AC के बराबर है। ये दिया गया है। अब इसी के अनुसार इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब दिया है कि BD रेखा कौन सी है, ये रेखा है,
यहाँ से यहाँ तक की रेखा क्या है, वो AC है, और ये रेखा और इस रेखा का योग पूरी रेखा के बराबर है। इस तरीके से है। तो AC बराबर AB प्लस BC के ये होता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि BB का मध्य बिंदु ये C, BB का मध्य बिंदु क्या है, ये इस तरीके से है, इसका मध्य बिंदु C है। तो कहा जा सकता है कि BD बराबर BC प्लस CD, यानी ये रेखा प्लस ये रेखा, इन दोनों रेखाओं का योग BD के बराबर है। तो यहां से इसे हम समीकरण नंबर 2 मान। अब चूंकि दिया गया है कि AC क्या है, AC बराबर BD के, ये दिया गया है, यानी ये रेखा इस रेखा के बराबर है। अब ये दोनों मान लिख लिए जाएं, AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD के। BC से BC कैंसिल कर दिया जाता है, तो AB बराबर CD के। यही हमको सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। नोट दिस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यूक्लिड की अवगृहियों की सूची में दिया हुआ अवगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए, यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो 5वीं अवगृहिति पर हम विचार करते हैं कि 5वीं अवगृहिति क्या है। 5वीं अवगृहिति है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। 5वीं अवगृहिति है कि पूर्ण जो है वो अपने भाग से बड़ा होता है। जब पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है तो उस स्थिति में कह रहा है कि ये क्या है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा नहीं है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या कहलाती है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा पर हम विचार करते हैं कि यदि दो रेखाएं, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा कहती है कि यदि दो रेखाएं के बीच से दो समांतर रेखाएं हैं, उन समांतर रेखाओं के से हो करके एक तीसरी रेखा खींची जाती है, तो तीसरी रेखा जो होगी वो प्रच्छेद करती है, तो ये दो समकोणों से कम होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5वीं अवधारणा या अवगृहित से हमको बताना है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो अगर हम कोई प्रश्न लें, उस प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, फार्मूले का उपयोग किया जाता है। फार्मूले का उपयोग करके हम मान को ज्ञात करते हैं। तो मान लो पूर्ण क्या है, पूर्ण इस रूप में है x² प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है, पूर्ण। क्या ये पूर्ण है। अब इस पूर्ण में इसका गुणनखंड किया जाता है। तो गुणनखंड करते हैं x² प्लस x, 2 एक एकम एक में एक जोड़ा जाए कितना होगा, 2 होगा। x प्लस x प्लस 1, x कॉमन लेंगे x प्लस 1, प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1। तो x प्लस 1 और x प्लस 1
ये हुआ x+1 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, इसका मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं तो इसके दो मान प्राप्त होते हैं। x प्लस या a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो एक मान a प्लस बी का प्राप्त होगा, दूसरा मान भी a प्लस बी का प्राप्त होता है। या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मान का हम गुणनखंड करते हैं तो एक मान x माइनस वाई होता है, दूसरा मान x प्लस वाई होता है। तो इसी प्रकार से कहता है कि पूर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, पूर्ण जो होता है अपने भाग से बड़ा होता है। तो इसी प्रकार से इसी अभिधारणा के अनुसार अगर हम किसी प्रश्न को हल करते हैं तो किसी प्रश्न को हल करने पर वो क्या होगा, अपने भाग से बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है यदि वो क्या किया जाए, अपने भाग के अनुसार, यानी उसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, उसका विभाजन करते हैं, जैसे इस रूप में हम समझ सकते हैं, ज्यामिति के रूप में समझ सकते हैं। जैसे एक कोण ये बनाया गया, ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। पूरा कोण कितना है, 90 अंश का। इसका विभाजन किया जाए, विभाजन करते हैं तो ये कोण कितने का होता है, 45 अंश का। ये कोण भी कितने का होगा, 45 अंश का होगा। इसका मतलब क्या है, पूर्ण क्या है, 90 अंश है। इसका विभाजन किया गया कितने कितने में, 45 और 45 में किया गया। तो इसलिए पूर्ण क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, छोटा है। तो इसलिए यूक्लिड की पांचवी अभिवृत्ति के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। नोट दिस।